भारत भूमि का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। ये तड़पन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। ये पंक्तियां अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, जो ऊपर से भारत की आज की स्थिति को देखकर सोच रहे होंगे कि मैंने ये जब लिखा था तो मेरा भारत हूबहू ऐसा था। नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। आप देख रहे हैं VNM टीवी। आज ना तो मैं आपके लिए कोई कहानी लेकर आई हूं, ना ही कोई मुद्दा। आज मैं आप सबको बस एक आईना दिखाना चाहती हूँ। जब भी हम भारत की बात करते हैं तो किताबों में पढ़ाया जाता है कि भारत एकता का प्रतीक है, विविधता में एकता इसकी पहचान है। लेकिन जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए, क्या ये वाकई में वही भारत है? आज धर्म के नाम पर दंगे, भाषा के नाम पर बंटवारे और राजनीति के नाम पर नफरत, यही बन गए हैं हमारे राष्ट्रीय मुद्दे। हाल ही में बंगाल में वक्फ बोर्ड को लेकर देखी गई हिंसा इसका ताजा उदाहरण है। बंगाल में मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, गाड़ियां जलाई गई, कुछ लोगों को जान से मार दिया गया, क्योंकि सियासत सिर्फ आग लगाने में माहिर है, बुझाने में नहीं। और ताजुब की बात तो यह है कि जिन लोगों ने प्रदर्शन किया उनमें से कईयों को तो खुद नहीं पता था कि वे किस चीज का विरोध कर रहे हैं। उन्हें बस बताया गया कि निकलिए, विरोध कीजिए, और वे निकल पड़े। वक्फ बिल का मतलब तक नहीं पता, लेकिन सड़क पर आग लगाने चल पड़े हैं। तमिलनाडु से दिल्ली तक भाषा को लेकर घमासान मचा है, हिंदी थोपने का आरोप लग रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कह रहे हैं, तमिल का गर्व दिखाते हो मगर पत्र अंग्रेजी में लिखते हो। पर क्या ये असल मुद्दे हैं? ये लड़ाई सिर्फ हिंदी और तमिल की नहीं है, ये लड़ाई है पहचान की, सत्ता की, और शायद उस ध्यान भटकाने की जो असली मुद्दे से लोगों को वंचित कर सके। कभी मुगलों के दौर की तलवारों पर बात होती है तो कभी औरंगजेब के मकबरे पर जहरीली सियासत की स्याही बहाई जाती है। वक्फ बोर्ड का बिल लाया जाता है, लेकिन असल मकसद क्या है? क्या देश की जमीनें सुरक्षित करनी है या फिर मजहब की आग में राजनीति की रोटियां सेकनी है? कभी मंदिर मस्जिद, कभी मूर्तियां हटाने लगाने, कभी किताबों के पन्ने फाड़ने को लेकर देश चलाया जाता है। कहीं जय श्री राम कहने पर मार दिया जाता है तो कहीं अल्लाहू अकबर पर शक की नजरों से देखा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत देश को एकता और इंसानियत के लिए जाना जाता है हमारा देश। तो आपके विचार से क्या वो इंसानियत, वो एकता अभी भी जिंदा है हमारे देश में? देखिए, मेरा सोचना ऐसा है कि मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे लगता है कि ये घटता जा रहा है और इसमें हम सभी का बहुत बड़ा हाथ है। बिकॉज़ इसमें जो बदलाव हम लाना चाहते हैं वो तब ला पाएंगे अगर हम खुद बदलने की कोशिश करेंगे। एंड मेरा ऐसा मानना है कि कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं इस बदलाव को लाने के लिए, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं। क्या चीजें हम कर सकते हैं इन बदलाव? देखिए, फ़िलहाल अगर हम देखें, बड़ौदा में इस वक्त इतनी गर्मी है एंड आई एम श्योर इफ़ आई टेक एन एग्जांपल, आप ज़ोमैटो को ले लो, ब्लिंकिट ले लें, हम सब ये ऑर्डर करते हैं। आपने लास्ट कब उन्हें पानी ऑफ़र किया, या आपके घर में शायद अगर एक जूस पैक हो, वो जूस पैक उनको ऑफ़र किया? दीज आर सिंपल थिंग्स जिसके ज़रिए हम वी कैन इनकलकेट दैट हैबिट, जहाँ पर हम केयर दिखा रहे हैं एंड इन पर्सन वो कर रहे हैं, वर्सेस जस्ट बिलीविंग कि हम वो कर रहे हैं। जब आप ड्राइव कर रहे होते गाड़ी और आपको दिखता है कि साइड पे इट कुड बी एन एल्डर कपल, इट कुड बी अ चाइल्ड, क्या आप अपना गाड़ी धीरे करते हैं? आप रुकते हैं 2 पल की वो क्रॉस कर पाएँ, बिकॉज आप तो गाड़ी में हैं, वो चल रहे हैं। सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए मेरा मानना है इंसानियत नज़र आती है, और ये शुरुआत हम ही से करना चाहिए। एक और चीज़ है जो मेरे लिए बहुत रेलेवेंट है, वो ये है कि हम कहते हैं हाँ ये चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन जिनके बच्चे हैं हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं, ये शुरुआत मेरे ख्याल में पहले उनके साथ किया जाना चाहिए, बिकॉज दे आर द फ्यूचर। वो जनरेशन है जो बाद में आने वाली है, और अगर इस चीज़ को हम अगर फॉलो नहीं करेंगे, वो हमें देख के क्यों फॉलो करें? आपके लिए इंसानियत का मतलब क्या है? अगर
कुछ शब्दों में आप बयां करना चाहें? मेरे लिए इंसानियत बहुत सिंपली पुट ये है काइंडनेस। मेरा ऐसा, आई हैव ऑलवेज ट्राइड कि मैं अपनी ज़िंदगी इस तरह से जीऊँ कि ये थोड़ा फिलोसॉफिकल साउंड करेगा बट मैं एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखता हूँ। मैं ऑलवेज सोचता हूँ कि अगर आज का दिन मेरा आखिरी दिन है इस ज़मीन पर, तो मैं जिन जिन लोगों से मिला हूँ वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे या मुझे कैसे याद करेंगे, और वो मुझे मेरा रास्ता दिखाता है कि मुझे उनके साथ कैसे पेश आना है। हम ऑलवेज जब किसी को मिलते भी हैं, अभी जैसे हम किसी से इंटरेक्ट भी करें, हम ऑलवेज रुकते हैं कि पहला कदम वो उठाए। मेरा ऐसा नहीं मानना है। मेरे लिए ये है कि मैं वो पहला कदम खुशी से उठाऊंगा, क्योंकि मैं अगर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकता हूँ तो उससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है। मेरे लिए मंदिर में जाके पाठ पढ़ना जरूरी नहीं है, मेरे लिए हर इंसान के अंदर भगवान है, और मैं किस तरह से उससे पेश आऊं, मैं उसके चेहरे पे किस तरह से मुस्कुराहट ला पाऊं, मेरे लिए वो इंसानियत है। प्यार करना मुश्किल नहीं है, बट प्यार अंदर से करना बहुत ज़रूरी है। और हम आज की तारीख में शायद ये तक करने लगे हैं कि खुद से प्यार करने लगे हैं, और ये हमारे रिलेशनशिप्स में सामने से प्यार मिलेगा तो हम प्यार देंगे। जस्ट लव, प्यार अंदर से आना चाहिए, भर भर के आना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। भारत सिर्फ हिंदू का नहीं, ये हर उस इंसान का देश है जो इंसानियत में विश्वास रखता है। तो फिर क्यों धर्म के नाम पर खून बहता है, भाषा के नाम पर नफरत क्यों, इतिहास के कब्रों को खोदकर आज की लाशों को क्यों ढका जा रहा है? मुस्लिम और हिंदू के नाम पर हर जगह दंगे फसाद हो रहे हैं। अभी जैसे कि हाल ही में ये वक्फ बोर्ड के नाम पर बंगाल में हमने इतनी हिंसा देखी, तो सर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये वाकई में अब वही भारत है जिसके लिए हम पहचाने जाते थे? मुझे ना एक एथिस्ट છું, એટલે એથિસ્ટ એટલે શું કે કોઈ દેવી શક્તિ, કોઈ ધર્મ એ કશામાં માને નહીં. હું માણસમાં માનું છું, ભગવાનમાં નથી માનતો. અને કારણ કે એથિસ્ટ છું એટલે સેક્યુલર હોવું મારી માટે બહુ સહેજ છે. કારણ કે હું એવું નથી માનતો કે આ ભગવાન સારા એ ભગવાન સારા. એટલે હું છે ને સેક્યુલર જે વાત છે એને તટસ્થતાથી હું મૂલવી શકું છું કે તમારો ધર્મ, કારણ કે હું માનતો નથી એટલે મારે કોઈ બાયસ નથી, એટલે હું આને બહુ તટસ્થતાથી આખો તમને ધર્મને જોઈ શકું છું. એટલે છે ને હું અહીં જે પણ કંઈ બોલીશ ને એ બાયસ વગર બોલીશ. હું છે ને આ તમે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો ને, મારી એક કવિતા છે, એ કદાચ એમાંથી તમને 20-25% પ્રશ્નનો જવાબ મળી રહેશે, અને પછી આગળ પાછા ઘણા બધા પ્રશ્નનો જવાબ તમને મળશે. પણ પહેલાં હું આ એક કવિતા તમારી સામે પઠન કરવા માગું છું. શીર્ષક છે મરી ગયો માનવી. માનવી મરી ગયો. શું થયું તો મરી ગયો? નમાઝ અને પૂજાની લડાઈમાં અને ઉપવાસ અને રોજાની લડાઈમાં મરી ગયો માનવી. દાઢી અને તિલકની લડાઈમાં અને કાબા અને કાશીની લડાઈમાં મરી ગયો માનવી. ખુદા અને ભગવાનની લડાઈમાં અને ભાઈજાન અને શ્રીમાનની લડાઈમાં મરી ગયો માનવી. કબર અને ચિતાની લડાઈમાં અને કુરાન અને ગીતાની લડાઈમાં મરી ગયો માનવી. અને અસ્મા અને અસ્મિતાની લડાઈમાં અને હદીત અને ભૃગુ સંહિતાની લડાઈમાં મરી ગયો માનવી. અને અબ્બા અને પિતાની લડાઈમાં, અબ્બા અને પિતાની લડાઈમાં અને મરિયમ અને सीताની લડાઈમાં मरी गयो मानवी. अभी हाल ही में एक खौफनाक खबर सामने आई। एक 19 साल की लड़की का 6 दिन तक 23 लोगों ने गैंगरेप किया। उन 23 में हिंदू भी थे और मुसलमान भी। अब बताइए कहाँ गया धर्म और कहाँ गई इंसानियत? जब अपराध होता है तब ना कोई हिंदू होता है ना ही मुसलमान, सिर्फ दरिंदा होता है। पर अफसोस इस मुद्दे पर कोई धर्म नहीं चीखा, कोई नेता सड़कों पर नहीं उतरा, कोई सोशल मीडिया पर आग नहीं लगी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी वोट नहीं था। अब देखिए सियासत की चाल। औरंगजेब की कब्र को हटाने पर पूरे देश में बयानबाजी हुई। मंदिर मस्जिद की राजनीति जोरों पर है, मगर उस 19 साल की लड़की को
क्या इंसाफ मिला? क्योंकि एयरपोर्ट पर खड़े होकर केस की जानकारी पाने से तो शायद इंसाफ नहीं मिल सकता है। એટલે મને કેફી આઝમીની એક પંક્તિ બહુ યાદ આવે છે, આ ફિટ છે કે हिंदू और मुस्लिम एक ही माँ के बेटे हैं, हिंदू और मुस्लिम एक ही माँ के बेटे हैं, सिर्फ करवट बदल कर लेते हैं। બરાબર ને? હવે પણ એ સાથે એક વાત એ પણ કહું છું તમને કે એકની માટે જે અલ્લાહ ને, એકની માટે જે અલ્લાહ, બીજાની માટે રામલલ્લા। एक के लिए जो अल्लाह, दूजे के लिए वही राम लल्ला, तो एक ही बात है। सही ना? बिल्कुल। સાથે એક વાત પણ કહેવા માંગુ છું કે તારો હક કબૂલ પણ તારી શરત માન્ય નથી, તારો હક કબૂલ પણ તારી શરત માન્ય નથી, તારો ગુસ્સો કબૂલ પણ તારી નફરત માન્ય નથી, અને હવે આવે છે જે મેઇન, તારી ઈચ્છાઓ કબૂલ પણ તારા અભરખા માન્ય નથી, તારી ઈચ્છાઓ કબૂલ પણ તારા અભરખા માન્ય નથી, તારી માન્યતા કબૂલ પણ તારી કટ્ટરતા માન્ય નથી। કટ્ટરતામાં બંને ધર્મોને હું વાત કરી રહ્યો છું। કટ્ટરતા એટલે એવું ના સમજતા કે મુસ્લિમ, કટ્ટરતા એક છે ને, એક વિચાર છે બેઝિકલી। કટ્ટરતા કોઈ ધર્મની વાત નથી। કટ્ટર હોવું એટલે તમે કંઈ પણ માનો, એમાં વધારે પડતું માનો ત્યારે કટ્ટર થઈ જવાય, એટલે આ કટ્ટરતાની વાત કરું છું। પણ હું ઈચ્છું શું ખબર છે? એક સેક્યુલર ભારત ઈચ્છું છું। એટલે મને લાગે છે કે एक सेक्युलर समाचार एवा आवा જોઈએ। सच तो यह है कि हम आतंकवादियों से क्या लड़ेंगे, हम बाहर के दुश्मनों से क्या टकराएंगे, जब अपने ही देश में हमारी राजनीति, हमारी नफरत, हमारी आपसी लड़ाइयाँ ही खत्म नहीं हो रही। धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, नकली राष्ट्रवाद के नाम पर हम एक दूसरे को ही जला रहे हैं और बाहर की ताकतें मुस्कुरा रही है। हम आपस में बट गए हैं। कोई हिंदू राष्ट्र के नाम पर नफरत बेच रहा है तो कोई अल्पसंख्यक खतरे में है के नाम पर डर, और आम जनता असली मुद्दों से कोसों दूर। तो सवाल ये नहीं है कि हिंदू सही है या मुसलमान, सवाल ये है कि इंसानियत कब जीतेगी, सवाल ये है राजनीति कब हार मानेगी, सवाल ये है कि कब तक हम धर्म के नाम पर बहकते रहेंगे और जिंदगी के असली मुद्दे, बेरोजगारी, रेप केसेस, गरीबी, शिक्षा, यूं ही सिसकते रहेंगे। एक secular society is one where the government does not dictate your beliefs. A secular society is one where the government does not dictate your beliefs but protects your right to have them. ગવર્મેન્ટનું કામ એ કરવાનું, ડિક્ટેટ કરવાનું નથી કે તમારે શું માનવું, કયા ધર્મમાં માનવું, એ કામ નથી। ગવર્મેન્ટનું કામ એ છે કે તમે જેમાં માનો છો એ બહુ સાહજિક રીતે માનો, બહુ એમાં તમે જે માનો છો એમાં તમે ડરાઈને છુપાઈને માનવાની જરૂર નથી। સરકારે એવું એન્વાયરમેન્ટ પેદા કરવું જોઈએ, કોઈ પણ સરકાર, કે જે તમે જે માનો છો એને તમે સ્વસ્થતાથી માની શકો, તમે ગભરાયા વગર માની શકો, એ કામ સરકારનું છે। हम हर रोज न्यूज़ चैनल पर, अखबार पर पढ़ते हैं, देखते हैं कि राजनीति के नाम पे, धर्म के नाम पे हर जगह दंगे हो रहे हैं, लेकिन हम उसे बस देखते हैं, आपस में कुछ बातें करते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन अगर यही सारी चीजें हमारे देश में लगातार चलती रही तो शायद हमारा देश अपना अस्तित्व खो देगा।
तो इसी के लिए मृगांशी जी के पास बहुत सारे सॉल्यूशन है कि हम किस तरह से अपने देश को बचा सकते हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे इस पर। मेरे पास बहुत अच्छा उपाय है, पर पहले मुझे एक बात जरा करनी है कि તમને નવાઈ લાગશે, ઔરંગઝેબ જેને જાલિમ રાજા કહેવાયો, અત્યાચારી રાજા કહેવાયો, એના મુખ્ય સેનાપતિ હિન્દુ હતા અને शिवाजी महाराज, उनके मुसलमान थे। शिवाजी महाराज जो कि मुगलों से लड़ते थे और बहुत पावरफुल, उनके सेनापति मुस्लिम थे। वो क्या दर्शाता है? शासन की लड़ाई थी, वो धर्म की लड़ाई नहीं थी। क्या पीछे सोचो तो। હવે તમે એ કીધું ને કે એનો શું કરવાનું, મારી પાસે થોડા સજેશન છે। હવે એ સજેશન્સ કેટલા કારગત નીવડે એ મને ખબર નથી, પણ મારી પાસે આ સજેશન્સ છે જે એકચ્યુઅલી લોકોને વિચારતા તો કરતા કરી મૂકશે। આપણે શું કરવું જોઈએ તમે પૂછો। હવે ફરીથી આપણે આ ફેબ્રિક આવું આપણું સરસ કેવી રીતે ફરીથી વણવું જોઈએ? તો આપણે છે ને કલ્ચરલ ન્યુટ્રલ ઝોન્સ બનાવી શકીએ, એવી જગ્યાઓ કે જ્યાં ધર્મનું કોઈ વાત નહીં કરવાની, જ્યાં ધર્મની કોઈ પબ્લિસિટી નહીં કરવાની। એટલે મંદિર કે મસ્જિદ નહીં, ત્રીજું એવું સંસ્થા કે જે ખાલી સેક્યુલર જ હોય, એકબીજા ધર્મે એકબીજાને શું આપ્યું એની જ વાત હોય, અને એમાં હિન્દુઓ પણ ભાગ લે અને મુસ્લિમો પણ ભાગ લે। એક આ બીજું શું કરવા જેવું છે ખબર છે? એક એવો પ્રોગ્રામ દર અઠવાડિયે આવે ટીવી પર કે કશે, એ શું છે એનું નામ હોય ઇન્ટરફેથ એક્સચેન્જીસ। ઇન્ટરફેથ એક્સચેન્જીસ એમાં આ જ રીતનું થોડુંક મેં જે અગાઉ કીધું કે એવા લોકો આવે, થોડા હિન્દુ આવે, થોડા મુસ્લિમ આવે, અને એ લોકો ધર્મની વાત જ ના કરે, એ લોકો ખાલી આ જ વાત કરે કે આપણે કેવી રીતે કલ્ચર આપણું કેવું છે। મુસ્લિમ કે હા જો અમે આ કરીએ છીએ, પેલો કે હિન્દુ અમે ઘરમાં આવું કરીએ છીએ। હે, અરે અમને તો ખબર જ નહોતી। આ રીતની વાત થાય, સમજ્યા? તો એકબીજાની નજીક આવો એવો પ્રોગ્રામ જ કરવાનો ભાઈ કે ઇન્ટરફેથ એક્સચેન્જીસ। બીજી વાત, એથિકલ એડ્યુકેશન ફ્રેમવર્ક। આપણે સ્કૂલમાં છે ને છોકરાઓ ધર્મનિરપેક્ષ અથવા સર્વધર્મ સંભાવ એવું માને એવો કરિક્યુલમ જ એવો કરવાનો। તમે સમજ્યા કે નહીં? કે ઇતિહાસ ભણાવવાનો, તો ઇતિહાસમાં લોહિયાળ યુદ્ધો ને એ બધું તો હવે બહુ થઈ ગયું, પણ એકબીજા ધર્મો એકબીજા સાથે શું કેમ સારા છે, હિન્દુ આટલા માટે સારો છે, મુસ્લિમ આટલા માટે સારો છે, ક્રિશ્ચન પાસે આટલું સરસ છે, એ બધું કરિક્યુલમમાં આવવું જોઈએ। તો જ્યારે બી કટ્ટરતાની વાત આવે કે જ્યારે પણ હિન્દુ મુસ્લિમ ડિવાઈડની વાત આવે ત્યારે એને મગજમાં હોય કે ના યાર આપણે જે ભણેલા યાર નહોતું ભણ્યા। ઓકે, બીજું શું કરવું જોઈએ ખબર છે? આપણે સેક્યુલર પબ્લિક ફેસ્ટિવલ કરવાનો મોટો। એમાં શું કરવાનું? સેક્યુલર ફેસ્ટિવલ એટલે શું ખબર છે? એ હ્યુમેનિટી સેલિબ્રેટ કરે, સાયન્સ સેલિબ્રેટ કરે, આર્ટ સેલિબ્રેટ કરે, અને આવા આપણે ખબર છે મધર્સ ડે, પછી ફાધર્સ ડે, વેલેન્ટાઇન્સ ડે, એ રીતે સેક્યુલર डे એવું કાઢવાનું। ऐसा एक डे जो सेक्युलर डे, तो उसमें क्या, तो उसमें सब धर्म के लोग एक दूसरे के घर जाए, आनंद करे। मैं मुस्लिम हूँ, वो खास वो सेक्युलर डे, इसमें कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं। सपोज आज ये डे है तो मैं कोई मुस्लिम के घर पर जाऊंगा, वो मेरे पास आएंगे, हम प्रेम से बात करेंगे, कैसे कैसे हमको वापस जो डिवाइड हो गया है वो वापस कैसे हम वो लाए प्रेम, उसकी बात करें। वो सेक्युलर डे ऐसा एक होना चाहिए। आप क्या समझते हो, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? एकदम बिल्कुल। वैलेंटाइन डे है,
फादर्स डे है, तो फिर एक सेक्युलर डे नहीं हो सकता है? बिल्कुल। हाँ, और एक क्रिएटिव मीडिया कैंपेन्स होना चाहिए, ऐसी फिल्म बननी चाहिए, ऐसा म्यूजिक बनना चाहिए, ऐसा आर्ट बनना चाहिए कि जो सेक्युलर है, जिसमें धर्म की बात नहीं है, जो इनफैक्ट सेक्युलर सिखाता है, ऐसे प्रोग्राम्स बनने चाहिए। दूसरी एक बात बताऊं, इस सेक्युलर हेरिटेज स्पेसेस क्यों नहीं हम करते? सेक्युलर हेरिटेज टूरिज्म होना चाहिए। आप वहां गए, देखो ये मस्जिद 1200 वर्ष पुरानी है। अच्छा, ये हिंदू ये टेम्पल आपने देखा है? बहुत एक पहली सदी में ये बना था। अच्छा, हाँ, अच्छा, उसको बनाने में क्या क्या ये हुआ था, इसमें ये हुआ था। तो एक ऐसा हेरिटेज, जो हेरिटेज टूर करता है ना, जैसे सेक्युलर हेरिटेज टूर, ये करना चाहिए। ये मेरी एक ये है, आई मीन एक रिक्वेस्ट है, और कितना होगा कि नहीं वो तो पता नहीं है। और इसकी पहल છે ને किसको कर दी છે मालूम है? આ બધાની પહેલ કોણે કરવી જોઈએ? બોલો, શું તમે કહો છો? VNM ટીવીએ કરવી જોઈએ, કારણ કે VNM જેટલું સેક્યુલર કોઈ ટીવી માધ્યમ છે જ નહીં, સૌથી સેક્યુલર VNM છે। તો તમે લોકો આ શરૂઆત કરો, આ સેક્યુલર ડે, સેક્યુલર ફેસ્ટિવલ, આવો એક તમે, હું નમ્ર વિનંતી કરું છું સાક્ષી તને, મારી બહુ જ નજીકની દોસ્ત ગાયત્રીને અને મયુરિકાને, કે આવું એક કંઈક શરૂ કરો, તો કદાચ હિન્દુ મુસ્લિમ એક સાથે કદાચ આવે ને, વિશ્વાસ બંધાય છે ને, વિશ્વાસ તૂટી ગયો છે, કારણો પર આપણે નથી જતા, આપણે શું કરવું છે એના પર આપણે વધારે ફોકસ કરીએ। ભરોસો તૂટી ગયો છે ને, ભરોસો ફરતી જો આવી જાય તો ભયો બસ એટલું જ કહીશ। અને બીજી એક તમને એક ઇન્ફોર્મેશન આપીશ કે પાકિસ્તાનનું પહેલું રાષ્ટ્રીય ગીત એક હિન્દુએ લખેલું છે। છેલ્લે બે પંક્તિ કહીને હું આ મારું વક્તવ્ય પૂરું કરીશ સાક્ષી। માણસનો દરજ્જો આપ તોય બહુ છે, કોઈને આપેલું વચન તું ના ઉથાપ તોય બહુ છે, અને ચંદ્ર ઉપર જવું કે ના જવું એ તો બહુ દૂરની વાત છે પ્રવીણભાઈ। ચંદ્ર ઉપર જવું કે ના જવું એ તો બહુ દૂરની વાત છે, કોઈના દિલમાં જો જઈ શકે જરાક તોય બહુ છે। थैंक यू वेरी मच साक्षी। धन्यवाद। तो अब आखिरी में मेरा सवाल आप सभी से है कि क्या आप भी इस चुप्पी के हिस्सेदार बनना चाहते हैं, या फिर उठना चाहते हैं और एक ऐसे भारत के लिए जो अंधे नहीं जागरूक नागरिकों से बना हो? कवि दुष्यंत कुमार ने लिखा था कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो उठिए, अभी भी वक्त है, चले उस भारत की ओर जो अंधभक्ति से नहीं समझदारी से चले, जो नफरत से नहीं इंसानियत से जिए, जो सिर्फ धर्म से नहीं कर्म से पहचाना जाए, वरना एक दिन ये सियासत, ये धर्म के झगड़े, ये झूठे राष्ट्रवाद हमसे हमारा भारत भी छीन। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill.
Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश
पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं V&M TV किड्स। हर बार की तरह एक ही आशा है कि आप जहाँ हैं स्वस्थ हैं और इस गर्मी में तो घर में हैं, वही मैं चाहूँगी, और अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं। तो गए हफ्ते हम मिले थे एक बहुत ही उम्दा एक्सपर्ट से, और जहां हमने उनसे प्रॉमिस लिया था कि आगे के कुछ और एपिसोड्स भी हम उनके साथ ही आगे लेकर चलना चाहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो सिर्फ बच्चों के साथ नहीं बल्कि हर एज ग्रुप के साथ काम करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, और इन जनरल जो हमारे घर में जो चीज़ें हैं, कंसर्न्स हैं, फिर चाहे आप पेरेंटिंग की बात करें, चाहे आप हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की बात करें, चाहे आप एल्डरली जो एक लोनलीनेस है उसकी बात करें, ये हर क्षेत्र में काम करते हैं। तो चलिए आज फिर से उन्हीं एक्सपर्ट के साथ जुड़ेंगे, लेकिन आज का सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई एम श्योर उनके लिए सारे सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जिस तरह के हादसे आजकल हम समाज में देख रहे हैं वो सही में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं जब मैं बच्चों की बात करती हूँ, क्योंकि आज अक्सर हम देखते हैं कि कहीं रास्ते पर कोई हादसा हो रहा है या आसपास में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर लोग गिर रहे हैं या फिर एक्सीडेंट्स की वजह से कहीं किसी की जान जा रही है। ऐसे समय में जो लोग आसपास खड़े रहते हैं, आप देखते हैं जमावा तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, लेकिन वहाँ होता क्या है, जो इंसान तकलीफ़ में है या परेशानी में है उसको मदद करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, बट उसकी वीडियो, उसके ऊपर रील बनाने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। तो क्या वहाँ खड़े रहकर एक प्रश्न हम सबके दिमाग में आता है कि इंसानियत आज भी लोगों में है या नहीं? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अडल्ट्स की बात करते हैं और जब ये अडल्ट्स किसी के पेरेंट हैं, तो जिस तरह के इमोशंस आप रखते हैं एज एन अडल्ट, एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेटर, आई थिंक कहीं ना कहीं वो
आपके बच्चों तक ट्रांसफ़र होते हैं और हमारे बच्चों में जो आने वाली पीढ़ी है उसमें ये जो तकलीफ़ें आजकल बच्चे महसूस करते हैं, अगर मैं इमोशनल फ्रंट की बात करूं तो शायद वो बहुत बड़ा कंसर्न है। तो चलिए आज फिर से हमारे जो गेस्ट हैं उनका स्वागत करेंगे इस माध्यम पर। हमारे साथ आज फिर से जुड़ रहे हैं डॉक्टर शीतल नायर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार आरती जी, नमस्कार VNM टीवी के सारे दर्शकों को। सर जो हैं ये साइकोथेरेपिस्ट हैं और ऑथर हैं, और जिस तरह हम सर को सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, सर अलग अलग क्षेत्र में पिछले काफ़ी सालों से अपना योगदान दे रहे हैं। ये ट्रेनिंग और कोचिंग को लेकर 15 साल से इसके साथ जुड़े हुए हैं। सर जो हैं इनका खुद का बहुत ही यूनिक सेंटर है जिसका नाम है बेटर माइंड वेव्स। ये मनीषा चौकड़ी पे स्थित है और ये एक ऐसा सेंटर है जो हर एक एज ग्रुप के साथ काम करता है। और जिस तरह से मैं सर से अभी बात कर रही थी कि मेंटल हेल्थ को लेकर कोई भी चीज़ है वो यहाँ पर डिस्कस की जाती है और उस पर सर खुद ध्यान से अपने टीम के साथ काम करते हैं। तो अगर इन केस इन फ्यूचर कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ उनसे मदद लेने के लिए बिल्कुल भी घबराइएगा मत। तो चलिए सर, आपसे जुड़ते हैं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ना चाहूँगी क्योंकि आज का जो ये टॉपिक है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। आई एम श्योर जब आप बात करेंगे तब आप भी उस पर अग्री करेंगे। सबसे पहली बात कि जब हम IQ की बात करते हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट की बात करते हैं, वो मोस्टली सब लोगों को पता होता है। पर जब बात होती है EQ यानी कि इमोशनल कोशेंट की, तो जो आजकल चर्चा में बहुत है, पर एक्चुअली ये है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आरती जी, आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज दिस एंड एक्सप्लेन इट टू एवरीवन कि दोनों में अंतर क्या है जी। बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज टेक्निकली 19-20 का ही फ़र्क है, बट फ़र्क बहुत ज़्यादा भी है। EQ बहुत सिंपली अगर कहा जाए तो इस तरीके से आप किसी का इमोशन, आपका खुद का इमोशन और दूसरे के इमोशन को कैसे समझ सकते हैं, कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं और इसके यूटिलाइजेशन के थ्रू आप अपने आप को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, उसको आप EQ समझिए। IQ सबको पता है कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग, आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी, आपकी एनालाइजिंग स्किल, आपकी जो ब्रेन की, टेक्निकली कहा जाए तो आपका जो ब्रेन का एबिलिटी है उसको IQ से मेजर किया जाता है और EQ से आपका इमोशनल क्वेश्चन मेजर किया जाता है। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। हम सब जानते हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, उनका IQ वॉज रियली हाई, बट व्हेन इट केम टू इमोशंस वो कनेक्ट नहीं कर पाते थे ऑडियंस को। सो वी कुड से दैट मनमोहन सिंह जी हैड अ हाई IQ बट स्लाइटली लोअर EQ। इन कंपैरिजन टू दैट आवर प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति जो APJ अब्दुल कलाम थे, ही हैड एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाई EQ, बट सिमिलर टू दैट ही ऑल्सो हैड एन इमोशनली हाई कोशेंट। अब उससे फ़र्क क्या पड़ा, वो सबके साथ बहुत हेविली कनेक्टेड थे, बच्चों से लेके बूढ़ों तक। APJ अब्दुल कलाम सबको याद है, इनकी बातें सबको याद है। सो अ हाई EQ मीन्स यू विल ऑलवेज हैव कनेक्ट विथ एवरीवन। आप हर इंसान के साथ कनेक्टेड रहेंगे और इंश्योर करेंगे कि आप हर इंसान को क्या चाहिए, क्या पसंद है, उस हिसाब से अपने व्यवहार को भी बदल सके। बहुत सही तरीके से आपने समझाया सर, और जो स्पष्ट उदाहरण दिया, जब आपने कहा APJ अब्दुल कलाम, तो डेफिनेटली मेरे दिमाग में भी उनकी एक छवि तुरंत बन गई। और हम उनकी किताबें बोलिए या फिर उनकी लिखी हुई आर्टिकल्स बोले या उनकी कही हुई बातें आज भी याद रखते हैं और हर एज ग्रुप का इंसान उनसे कनेक्ट करता है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अभी तक आई थिंक हम IQ को ही बहुत ज़्यादा महत्व देते आ रहे थे, EQ पे ज़्यादा बात नहीं हो पा रही थी। तो सर अगला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि EQ या IQ दोनों में से सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है? ओके, सो इट्स अ वेरी ट्विस्टेड क्वेश्चन जी। अगर एक बच्चे से पूछा जाए कि तुम स्कूल में कैसा करते हो, उसका मापदंड क्या है, उसका स्केल क्या है, तो कहेगा मार्क्स, और मार्क्स के लिए चाहिए आपको IQ जी। अब इस सवाल का जवाब अगर किसी बच्चे से पूछेंगे जो भी स्कूल में एग्जाम दे के अभी बैठा है, तो बोलेगा ऑब्वियसली IQ इज मोर इम्पॉर्टेंट। बट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस EQ विल ऑलवेज हेल्प। वाई? इसका उदाहरण देता हूँ। आपको नौकरी लग जाएगी, आपके अच्छे मार्क्स आए, आप अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हुए, यू विल ईजिली गेट अ वेरी गुड जॉब। बट उस जॉब को लेने के बाद उस जॉब का आप क्या करोगे, हाउ फार विल यू गो? अगर आप एक लीडरशिप पोजीशन पे जाना चाहते हैं तो IQ अकेला काम नहीं आएगा, EQ भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, आपके अंडर बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ आप कैसे काम लेते हैं, उनसे कैसे यूटिलाइज करते हैं, उनका प्रोडक्टिविटी कैसे यूटिलाइज करते हैं, उसके लिए आपको EQ चाहिए। अब ये सिर्फ जॉब वालों के लिए नहीं है,
इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर अ बिजनेस। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार करते टाइम भी अगर सिर्फ IQ है, आपको सिर्फ पैसा बनाना आता है पर उसको खर्च करना नहीं आता है, उसको कहाँ सही तरीके से लगाना है, किस स्टाफ पे किस हिसाब से उसका, अभी परफॉर्मेंस अप्रेजल का टाइम है, इंक्रीमेंट्स की देने के टाइम है, राइट। सो अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि मेरे किस स्टाफ को किस टाइप का इंक्रीमेंट की रिक्वायरमेंट है तो क्या करिएगा। इसका भी एक उदाहरण देता हूँ। सुंदर पिचाई जो है इज एन अमेजिंग टेक्नोक्रेट, राइट। आप सबको पता है वो किस कंपनी के CEO हैं। किस कंपनी के CEO हैं? गूगल, राइट। नाउ रिमेंबर दिस, सुंदर पिचाई को गूगल की नौकरी लगी बिकॉज ऑफ हिज हाई IQ, बट अगर आज उस कंपनी के CEO हैं इट इज बिकॉज ऑफ हिज हाई EQ। सो IQ विल टेक यू हियर, बट अगर आपको इस लेवल पे जाना है तो यू रियली नीड रियली हाई EQ। तो सर, जहां आपने कहा कि IQ यहाँ और EQ वहाँ लेके जाएगा, जब मैं ये सुनती हूँ और जब मैं आज की जनरेशन देखती हूँ, क्योंकि आजकल जब हम हमारे बच्चों को देखते हैं आसपास, चाहे फिर वो टीनेजर्स हो, एडोलेसेंट्स हो, ये सोशलाइजिंग से कट ऑफ रहते हैं। मतलब क्योंकि डिजिटल माध्यम इतना ज़्यादा इनकी डेली रूटीन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गया है और ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो गैजेट्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो कई बार पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि बच्चे हमसे भी बात नहीं करते, मतलब अपने माँ बाप के साथ में बैठ के जो एक कन्वर्सेशन होनी है रूटीन में, वो एक इमोशनल जो एक कनेक्ट होना है, वो भी कनेक्शन नहीं हो रहा है। तो क्या ये पीढ़ी वहाँ नहीं पहुँच पाएगी आपके हिसाब से, या फिर यहाँ पे ऐसी कौन सी बातें हैं जो नज़रअंदाज की जा रही हैं, जो इस पीढ़ी को सही में ध्यान में रखनी पड़ेगी ताकि उस लेवल पर पहुँच सके? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका मैं थोड़ा सा लंबा जवाब दूंगा। बिल्कुल सर। 19वीं सदी में एक पेपर लिखा गया था, एक बहुत ही महान विचारक ने लिखा था। ही रोट अ पेपर ऑन प्रोडक्टिविटी। उन्होंने कहा कि इंसान को प्रोडक्टिव बनना है तो मैकेनाइजेशन यानी ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बट क्या इंसान प्रोडक्टिव है? इंसान प्रोडक्टिव नहीं है, मशीन प्रोडक्टिव होता है, राइट। अब ये गैजेट जो हमारे दिमाग में गैजेट हर चीज़ में आता है, गैजेट्स आर यूज्ड ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। हमारी डाइकोटमी डिफरेंस समझ रहे हैं आप? इंसान गैजेट इसलिए यूज़ करता है ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बन सके, जबकि वो प्रोडक्टिव बन नहीं सकता है। गैजेट आपका काम आसान कर सकता है। अब हमने ये गैजेट हमारे बच्चों को दे दिया। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में गैजेट्स है, सुपर कंप्यूटर्स हैं। आप सबको याद है पहले आप फ्लॉपी डिस्क यूज़ करते थे मेमोरी के लिए, कितने ज़्यादा डेटा उसमें स्टोर किया जाता था? बहुत कम। आज की तारीख में आपके बच्चों के हाथ में जो फ़ोन है उसके पास कम से कम 512 GB, 1 GB कंप्यूटिंग पावर इज सो हाई। इतना हैवी ड्यूटी गैजेट आपने दे दिया है, तो वो EQ के बारे में क्यों सोचेगा? वो सिर्फ IQ के बारे में सोचेगा। और आप सबको पता है कि IQ कैन टेक यू ओनली हियर, इट कैन नॉट टेक यू देयर। द प्रॉब्लम टुडे इज कि आजकल की जो जनरेशन है उसको यही नहीं पता कि इमोशंस कैसे दर्शाया जाता है। वो सिर्फ गुस्सा दिखा सकते हैं, वो सिर्फ सैड हो सकते हैं, वो सिर्फ कॉपी कर सकते हैं। Correct. वो एक्टर्स एक्ट्रेसेस को कॉपी करते हैं, इमोशंस को कॉपी करते हैं। इन रियलिटी उनको खुद को ये नहीं पता कि उनको इमोशंस के साथ कैसे टच में रहना चाहिए। एंड एजुकेशन सिस्टम इज ऑल्सो टू ब्लेम, बिकॉज कहीं स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि बच्चों को इमोशनल टच कैसे दिया जाता है, हाउ कैन दे कनेक्ट टू देयर इमोशंस। ये ज़रूर सिखाया जाए कि मैथ्स में कितने मार्क्स लाने हैं, आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। कोई टीचर, कोई एजुकेशन सिस्टम ये नहीं सिखाता है कि आप अपने इमोशंस के साथ कैसे टच रहें। अगर आपको गुस्सा आता है तो उसको इमोट कैसे करना है, हाउ टू हैंडल योर इमोशंस, ये नहीं सिखाया जाता है। हम लोग EI के क्लासेस रन करते हैं हमारे यहाँ पे, एंड देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज़, महाविद्यालय हैं जो हमारे EI के क्लासेस उनके बच्चों के लिए यूटिलाइज करती है। प्लेसमेंट के पहले किया जाता है ताकि प्लेसमेंट में वो जवाब दे सके। समझ रहे हैं आप? सो द पॉइंट इज, ये भी एक दिखावा है। सो टिल द टाइम अपने बच्चों को इक्विप नहीं करेंगे कि वो इमोशंस को कैसे हैंडल करें, तो क्या करेंगे बच्चे? कुछ नहीं कर पाएंगे। अब पेरेंट्स को भी ब्लेम जाता है, बिकॉज पेरेंट्स के पास वक्त तो है नहीं। वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट दिस इन द फर्स्ट एपिसोड। वक्त है नहीं, बच्चों को हम गैजेट दे देते कि बच्चा उतना देर उसके साथ बिजी रहेगा तो आई एम हैप्पी, आई विल गेट माई ओन टाइम। लाइक कुछ वर्षों पहले मैं खुद भी ये करता था। मैं जब घर वापस आता था मैं कहता मुझे ना जोन आउट होना है थोड़ा, बिकॉज आई एम वर्किंग सो हार्ड, आई विल कम बैक होम और मैं थोड़ा रिलैक्स होना चाहता हूँ। अब मैं रिलैक्स कैसे होता था? मैं रिलैक्स होता था, फ़ोन लेता था, आई यूज्ड टू प्ले चेस, और मुझे लगता था मैं गेम खेल रहा हूँ, इट्स गुड ना, वर्किंग फॉर माई ब्रेन। बट क्या इंप्रेशन मेरे बेटे पे गई कि डैड यूज्ड टू रिलैक्स विद द फोन। सो देन आई हैड टू चेंज माई हैबिट। सी मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती ये एक्सेप्ट करने में कि मैं भी गलती करता हूँ, एंड कोई भी इस दुनिया में सही नहीं है। अब
ये एक एग्जाम्पल है कि मेरे सेंटर में एक 11वीं कक्षा की लड़की आई, उसने 10th में 96 परसेंटाइल स्कोर किया है। उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल में, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे फ़ोटोज़ बहुत अच्छे हैं, उसके माशाल्लाह हर फोटो पे लाइक्स बहुत अच्छा है, ये उसी का वर्णन है, लाइक्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, बट वो बहुत डिससेटिस्फाइड है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरे फॉलोअर्स कम हैं। अब ये उसका इमोशनल प्रॉब्लम है, वो उसको कैसे हैंडल करेगी? बिकॉज उसको आइडिया ही नहीं है कि इट इज नॉट नेसेसरी। यू गॉट 96 परसेंटाइल, यू आर रियली हाई ऑन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग, नाउ यू आर वेरी गुड, हेल्दी, फिजिकली हेल्दी, बट उसको आइडिया नहीं कि खुशी कहाँ ढूंढनी है, तो गैजेट में ढूंढती है। सो क्या करेंगे? इस जनरेशन को आप समझाएंगे नहीं तो दे विल नेवर बी एबल टू हैंडल इट। तो ब्लेम जाता है प्रीवियस जनरेशन, यानी आपको और मुझे, कि हम हैंडल नहीं करना सिखा रहे उनको। करेक्ट, बहुत सही कहा आपने। और जब आपने मुझे कहा कि आप जब यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और उस लेवल पे आपको इन्वॉल्व किया जाता है जहां आप इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कैंडिडेट्स या जो भी बच्चे हैं, क्योंकि जो आगे अब जॉब के लिए जाएंगे उन्हें तैयार करते हैं, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसे बहुत जल्द स्टार्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम फाउंडेशन की बात करते हैं तो तभी से बच्चा इमोशंस तो है जब से पैदा है, मतलब जब से माँ के गर्भ में है तब से वो लेकर चल रहा है, क्योंकि माँ के साथ एक जो कनेक्शन है बच्चे का वो सब महसूस करता है। और उसके बाद जब बच्चे का जन्म होता है, वहाँ से जो बच्चा अपने आसपास में लोगों को देखता है, समझता है, वो किस तरह से इमोशंस अपने एक्सप्रेस करते हैं, आई थिंक वो कहीं ना कहीं उसके लिए खुद एक गाइड बन जाता है। बट आजकल जो बच्चे इमोशन अपने नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, या फिर जैसे कि आपने कहा कि उन्हें कुछ ही चीज़ें एक्सप्रेस करनी आती है, वो है गुस्सा, जहां मुझे पता है चिड़चिड़ाहट, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर ले ली जाए तो उन्हें चिड़चिड़ाहट होती है और फिर गुस्सा तो आ ही जाता है, और या फिर हताश हो जाते हैं। आजकल के जनरेशन के बच्चों को अगर मैंने खिलखिलाते हंसते देखा है तो या फ़ोन पे रील देखते समय, या फिर कुछ ऐसी बात हो उनके दोस्त यारों के साथ जहाँ पे इन ट्रेंड चीज़ों की बातें हो रही हो, तब हो रही होती है। ऐसी जनरेशन के साथ जब हम काम कर रहे हैं सर, मुझे बहुत डर लगता है कई बार, क्योंकि ये बच्चे खुलकर बता ही नहीं पाते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। और अब जब हम चीज़ें पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, कि आज ही 2 दिन पहले का ही एक एपिसोड है हमारे शहर का, कि वो बच्चा जो है आई थिंक 7वीं कक्षा का था और पेरेंट ने शायद उसके पास से फोन ले लिया क्योंकि बहुत यूज हो रहा था, और बच्चे ने फांसी लगा ली अपने आप से। मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और आई थिंक आप तो इससे रोज डील करते हैं। आपके लिए, आपके अनुसार इन बच्चों को जो इमोशंस, जो हम इमोशनल कोशेंट की बात कर रहे हैं, उसके साथ जब इन्हें काम करना है तो पेरेंट्स का रोल क्या है, एजुकेशन सिस्टम का रोल क्या है, और ये किस तरह से इनके लिए सपोर्ट तैयार कर सके ताकि ये जनरेशन स्ट्रांग बन सके? आप कोई भी ढांचा खड़ा करते हैं, जैसे कोई भी मीनार, कोई भी मॉन्यूमेंट खड़ा करते हैं, तो उसका सबसे एसेंशियल बेस होता है फाउंडेशन। टिल द टाइम यू डोंट हैव रियली स्ट्रांग फाउंडेशंस, कोई भी बिल्डिंग नहीं खड़ी रह पाएगी। अभी आप ताजमहल पकड़े, हमारे एमएसयू का गुंबज पकड़िए, या हमारा लक्ष्मी विलास पैलेस पकड़िए, द फाउंडेशंस आर स्ट्रांग। करेक्ट। अब फाउंडेशन में मैं मानता हूँ कि 4 पिलर होते हैं। सबसे पहला पिलर है माता पिता, 2 पिलर्स, मदर एंड फादर, बोथ हैव गुड रोल्स एंड डिफरेंट रोल्स, राइट। माता प्यार करना सिखाती है, इमोशन सिखाती है। लेट मी बी वेरी क्लियर, माता प्यार करना सिखाती है, इमोशन सिखाती है। पिताजी सिखाते हैं कि हाउ टू बी स्ट्रांग, राइट, टू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल डे टू डे अफेयर्स, that's a pita's responsibility, father's responsibility, mom, dad. Third pillar is your education system. बच्चा दिन में 7 से 8 घंटा स्कूल में रहता है, 24 घंटे है, 8 घंटा स्कूल में, 8 से 9 घंटा सोता है, बाकी टाइम घर पे रहता है। तो एजुकेशन सिस्टम का इतना बड़ा रोल है, राइट, एंड हम लोग कितना फोकस देते हैं उस पर? हार्डली एनी। देयर आर फ्यू स्कूल्स जो बहुत अच्छा कर रही है, लेट मी बी वेरी क्लियर, राइट, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करते। सो ये तीसरा पिलर हुआ। और चौथा पिलर जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, समाज। समाज इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पिलर। सोशलाइजेशन, आप बच्चों को कितना सोशलाइज करवाते हैं? आप जब बच्चे थे तो आप खेलने जाते थे, दोस्तों से लड़ते थे, झगड़ते थे, उनसे झगड़ के घर आते थे, मम्मी इसने मुझे डांटा, मम्मी इसने मुझे मारा, माँ बोलती थी बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो। शी इज़ गिविंग यू रियल लाइफ स्किल सेट, ताकि आप बड़े होंगे तो जब आपके साथ ये होगा तो आप करोगे। आजकल क्या करेंगे, बच्चा जाएगा खेलने जाता है, नहीं
आपने प्ले स्टेशन खरीद के दे दिया, PS5 खेलेगा, राइट। बच्चा क्या करता है, मेरे बच्चे को मैं 4 एक्स्ट्रा क्लासेस करवाता हूँ, वो गाना सीखने जाता है, वो फुटबॉल खेलने जाता है, वो क्रिकेट खेलने जाता है, वो यूसी मैच जाता है, राइट। सो ब्यूटीफुल, वैदिक मैथमेटिक्स। सोशल स्किल्स कहाँ सीखेगा, कब सीखेगा? वेरी ट्रू। ये सवाल मैंने पूछा तो मुझे कहा वहाँ पे भी तो बच्चे आते हैं, वो भी मशीन में है। तो प्रोडक्शन फैक्ट्री क्रिएट की है आपने। हमारा प्रोडक्ट जो है एकदम बेस्ट पॉलिश प्रोडक्ट होना चाहिए। मेरा बच्चा हर चीज़ में सुपरमैन होना चाहिए। क्या मैं सुपरमैन हूँ? नहीं, बट मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा बने। क्यों? बस जो मैं नहीं कर पाया वो करेगा। आप अपनी जिंदगी उसके थ्रू जीना चाहते हैं, दैट इज रॉन्ग। लेट हिम और हर हैव देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। एंड मैं फिर से कह रहा हूँ, I myself have made mistakes as a father and a mother. We are as a parents who have made multiple mistakes. मैं अपनी गलतियों से सीखा और मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती एक्सेप्ट करने की मैं गलत रह चुका हूँ। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, जब आप अपनी गलती का रियलाइजेशन करें देन आप अपने बच्चों को इक्विप करें। ये चारों पिलर्स कितने एसेंशियल है, कितने ज़रूरी है। जब तक आप इन चीज़ को करेंगे नहीं, इक्विप नहीं करेंगे, तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। फिर लेटर ऑन स्टेज में जाके अगर आप कहेंगे मेरा बच्चा ये नहीं कर पाया, मेरा बच्चा वो नहीं कर पाया, उसको बार बार गुस्सा आता है, वो हैंडल नहीं कर पाता है, तो क्या करेगा? एक सिंपल एग्जांपल है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही आता है ये, आई एम श्योर सबके यूनिवर्सिटी में आया होगा, आप में भी आया होगा। एक बच्चा था आंध्र प्रदेश में जो IIT मुंबई से शायद पास आउट हुआ, उसने उसके बाद मास्टर्स कर ली, US में गया, MIT स्लोन से उसने मास्टर्स की, एंड देन उसके बाद एक बहुत ही बड़ी US MNC में उसकी जॉब लग गई। बहुत अच्छा हाई पे स्केल था। 1 साल उसने वहाँ पे काम किया, दूसरे साल उसने सुइसाइड कर लिया। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फॉरवर्ड है, मुझे नहीं पता कितना तथ्य है इसमें। ना द पॉइंट इज, उसके बाद ये लिखा जाता है उस व्हाट्सएप मैसेज में फॉरवर्ड में कि आपने अपने बच्चों को कभी ये सिखाया नहीं कि वो फेलियर कैसे हैंडल करे। पहला साल में ही जब उसके बॉस को उसने रिपोर्ट सबमिट की, उसके बॉस ने उस रिपोर्ट को 4 बार रिजेक्ट कर दिया, वो हैंडल नहीं कर पाया और उसने सुइसाइड कर दिया। ऐसे फॉरवर्ड्स आते हैं, हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, हम कहते हैं अरे बाप रे कितना बड़ा दिक्कत हो गया, हमने सोशल मीडिया पे रील देख लिया कि ये हो गया, अरे इस बच्चे के साथ ये हो गया। लेट मी टेल यू वन थिंग, हमने 1 महीने पहले एक एक्सीडेंट का केस देखा था, ठीक है, हम सबको हर्ट हुआ है उसमें, मतलब मुझे खुद को डर लगता है, मैंने अपनी स्पीड 10 कम कर दी है जब मैं गाड़ी चलाता हूँ। उसके बाद क्या आप अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं? डू यू एजुकेट योर चाइल्ड कि दिस इज नॉट सपोज टू बी डन? आपके अगर दोस्त ऐसा हरकत कर रहे हैं, ऐसी बिहेवियर कर रहे हैं, तो आप उनसे बात करें, उनसे काउंसिल करें, या उनके पेरेंट्स को बताएं। कहते हैं? नहीं कहते, हम ये कुछ नहीं करते, हम सिर्फ कहते अरे ये होना नहीं चाहता। सोसाइटी में क्या हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर इज सो बैड, पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है? सरकार कौन है? पुलिस कौन है? आप ही तो हो, आप में से ही तो जाते हैं। अगर आप ही नहीं करोगे, आपके बच्चों को सेंसिटाइज ही नहीं करोगे, तो यू विल हैव वन ऑफ द मोस्ट इनसेंसिटिव जनरेशन व्हिच इज कमिंग थ्रू। वेरी ट्रू। It is scary. Mark my words, you will not be able to employ the next generation. You will have lawlessness everywhere because this generation is not equipped. आपने उनको कुछ दिया ही नहीं है, ना टूल्स दिए ना टैकल्स दिए। आपने एक बड़ा सा पेड़ दे दिया, बोला बेटा उस पेड़ को काटो। कैसे? मुझे क्या पता, अपने हाथ से काटो। तो क्या करेगा बच्चा? सो रिमेंबर दिस। बहुत सही बताया आपने। और आई थिंक जिस कार एक्सीडेंट की बात आपने की है, बहुत दिनों तक ये चर्चा में रहा, लेकिन अब क्या, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और शायद बहुत सही आपने कहा कि ऐसे इंसिडेंसेस जो हैं वो एक पेरेंट को तो अलर्ट करते हैं, लेकिन उससे आपको ये चर्चा अपने घर तक लेके जाके अपने बच्चों को जो है आपको इस बारे में सेंसिटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लाइफ कितनी कीमती है। और जब इस मुकाम पर हम पहुंच जाते हैं, 22-23 साल के बच्चे जब ऐसी हरकत करते हैं, तो आंखों से पानी भी नहीं रुकता है माँ बाप का, ऐसी हालत हो जाती है। पर अब करे क्या, नुकसान तो हो चुका है, तो उसकी भरपाई कैसे की जाएगी? या तो वो बच्चा करेगा या माँ बाप करेंगे। तो ये सिचुएशंस हमारे घर में ना आए और हमारी सोसाइटी में ना आए, उसके लिए हम सभी को मिलके काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर, एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी। जब हम बात करते हैं IQ की, तो IQ जो है वो हमारे बच्चों की एग्ज़ाम्स की मार्कशीट जो है वो कहीं ना कहीं बता देती है कि इंटेलिजेंट क्वोशेंट कहाँ जा रहा है। बट अगर मुझे मेजर करना है EQ, तो ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर अगर मुझे लगे कि यहाँ कटौती हो रही है, मतलब इमोशनली जो मेरा बच्चा है वो कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, वो मेरे लिए एज अ पेरेंट वो एक इंडिकेशन हो कि नहीं, मुझे इस समय मेरे बच्चे को, या अगर मैं नहीं कर सकती हूँ तो ऐसे समय में एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है। बहुत अच्छा सवाल है ये। एंड
इसका जवाब भी बड़ा सिंपल सा है। आपके इर्द गिर्द काफ़ी सारे लोग हैं जो आपका बच्चा जब रोता है आपको आके कहते हैं अरे बच्चे को कितना रोता क्यों है, इतना रोता है, इट्स सो प्रॉब्लमेटिक। एंड फिर माँ बाप घर जाके बच्चे को बोलते सबके सामने रोना नहीं चाहिए, इट्स सो बैड, बी अ मैन। अगर लड़का है तो मर्द को दर्द नहीं होता टाइप्स, रोना नहीं चाहिए। लड़की है तो लड़की को बोलेंगे क्या हुआ, मम्मी का तो हाथ बटा दे, यू बी वेरी इमोशनली अवेलेबल। यू आर क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, ओके। अब वो स्टीरियोटाइप्स आर नॉट समथिंग विच शुड बी फॉलोड। बट लेट मी गेट इन टू सिंपल वर्ड्स। एज अ पेरेंट, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्ट्रेस्ड है, यानी कोई ऐसी चीज़ है जिसके कारण जो होता है और आपके बच्चों को हंसना चाहिए वो हंस नहीं रहा है, सबसे बड़ा रेड फ्लैग। इट इज़ ईजिएस्ट टू मेक अ चाइल्ड लाफ, बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें उनको चाहिए और खुशी से वो हंसने लगता है। अगर आपका बच्चा हंस नहीं रहा बेसिक चीज़ों में जिसमें एक्चुअली उसको हंसना चाहिए, पहला रेड फ्लैग। दूसरा रेड फ्लैग, जब उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, वो स्ट्रेस में नहीं लग रहा है, दैट इज़ रेड फ्लैग नंबर 2। होना चाहिए, प्रेशर में होना चाहिए, आके बोले मम्मी मुझे बहुत प्रेशर हो रहा है। इट इज़ ओके फॉर द चाइल्ड टू कम एंड टेल कि मेरे को प्रेशर हो रहा है, रादर देन सेइंग इट्स फाइन, हो जाएगा मम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बी वेरी अवेयर, दैट मीन्स दैट दे आर एबल टू हैंडल इट और दे आर नॉट फीलिंग इट। Feeling it is not feeling it is very scary. Third red flag and the most important red flag which I feel is that the moment you feel that आपका बच्चे की एक ऑल्टरनेटिव ज़िंदगी है जो आपसे छुपाई गई है, और अगर आपको ऐसा कहीं लगता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके साथ शेयर नहीं कर रहा है या कर रही है, वेरी स्कैरी। ये 3 चीज़ों के मामले में प्लीज़ फर्स्ट ट्राई टू एंगेज द चाइल्ड, बी रीच आउट टू अ प्रोफेशनल। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, आप इक्विप नहीं हैं इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, प्रोफेशनल्स हैं। एंड ये आपको बहुत छोटी लगती होगी, ठीक है बच्चा रो नहीं रहा है, बच्चा हंस नहीं रहा है, वो हैंडल कर लेगा, वो स्ट्रेस हैंडल कर लेगा। मेरा बच्चा तो माइंड ब्लोइंग है, इज़ लाइक आइस कोल्ड स्टील नर्व्स है उसके, वो प्रेशर हैंडल कर लेता है। कैसे? आपने इक्विप किया है उसको? हैव यू टॉट हिम और हर टेक्निक्स? हैव यू सेंड हिम टू सदगुरुज आश्रम? हैज़ ही लर्नड इनर इंजीनियरिंग? आप नहीं कर पाते तो वो कैसे कर रहा है? बी स्केर्ड, बी अवेयर एंड फॉर दैट स्पेंड सम टाइम विथ योर चाइल्ड। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपने कही आखिरी में, कि बच्चों के साथ समय बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप समय बिताते हैं तभी आपको एहसास होता है कि मेरा बच्चा रो रहा है या नहीं रो रहा है, डर रहा है या नहीं डर रहा है। और आई थिंक कुछ चीज़ें जो हम अनसुनी करते हैं जब बच्चे बोल देते हैं वो भी कहीं ना कहीं गलत है। जब बच्चा आके कहता है कि मुझे स्ट्रेस है, अरे स्ट्रेस क्यों, तुम्हें स्ट्रेस करने की क्या ज़रूरत है, हम कई बार ऐसे भी बोल देते हैं और उनकी फीलिंग्स को सप्रेस कर देते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं कि फिर बच्चा बोलता ही नहीं है और फिर हम कहते हैं अब हमारा बच्चा हमसे शेयर नहीं करता है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें एज अ पेरेंट, और सीखने की कोई उम्र नहीं है। आई एम श्योर आप भी अग्री करेंगे सर, जैसे सर ने भी कहा कि गलतियां हमसे भी होती हैं, और जैसे सर ने कहा उनसे मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझसे भी हुई हैं, क्योंकि कोई भी वो ट्रेंड होकर या वो किताब के साथ नहीं आता है। पेरेंटिंग एक ऐसी है कि हम सीखते हैं रोज़ाना अपने बच्चों के साथ, तो ऐसे में गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन फिर खुद को करेक्ट करना और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ताकि आप अपने बच्चे में वो बदलाव ला सकें, ये बहुत बड़ी बात है। और हम यही चाहते हैं कि हम मिलकर इसका करेक्शन जो है वो करें। और अगर हमें लगता है कि हमारे बच्चों को कोई तकलीफ़ है, इमोशनल वेलबींग अगर उनकी सही नहीं है, अगर वहाँ कहीं तकलीफ़ है, तो प्लीज़ एक्सपर्ट्स को मिलें। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, सर खुद भी मौजूद हैं। खुद एक्सपर्ट बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसमें बहुत ज़्यादा समय बिता देते हैं और बच्चों को नुकसान हो जाता है, तो वो हम नहीं करना चाहेंगे। सर जाते जाते क्या संदेशा देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एंड एक सिंपल सा संदेश मैं देना चाहूँगा। आज संडे है, आप सब अपने अपने घर में हैं, तो मैं कहूँगा कि फ़ोन बंद करें या टीवी बंद करें, ये प्रोग्राम देखने के तुरंत बाद 15 मिनट अपने बच्चे के साथ ज़रूर स्पेंड करिए। पूछिए कैसा रहा उसका दिन, और पूछिए उससे कि क्या उसके दिमाग में कोई ऐसे इमोशंस हैं या इमोशनल फीलिंग्स हैं जो उसने शेयर आपके साथ नहीं की हैं। होता क्या है, हमें जब कोई चीज़ पता चलती है उसका इम्पैक्ट उसी मोमेंट तक रहता है। इससे पहले कि आप सोशल मीडिया की एड में भूल जाए डूइंग दिस, बेटर टू जस्ट टॉक टू योर चाइल्ड, प्लीज़ डू दैट, दैट्स इट।
बहुत सही कहा आपने सर। और आज छुट्टी है तो उसका पूरा पूरा लुत्फ उठाएं, बच्चों से बात करें, घर के जितने भी सदस्य हैं उनके साथ बैठें और कनेक्ट करने की कोशिश करें। ऐसे मौके हमें बहुत कम मिलते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज अपना समय देने के लिए हमें, और आप सभी का भी बड़ा सा थैंक यू। मुझे पता है आप हर हफ्ते बहुत ही सिंसियरली हमारे साथ जुड़ते हैं, और हम यही चाहते हैं कि यहाँ जो भी बातचीत हो रही है उसे सिर्फ स्क्रीन तक हम ना रखें, उसे प्रैक्टिकली घर में चेंज लाने की अगर ज़रूरत है तो प्लीज़ उसको लें, और अपने दोस्त में भी, अपने दोस्तों के साथ, अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में, जहाँ जहाँ भी आपको लगता है, क्योंकि बच्चे हर घर में हैं, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। लाइक तो आप करेंगे, मुझे पक्का पता है, क्योंकि सर ने जितनी भी बातचीत की है उससे अगर मैं रिलेट कर सकती हूँ तो आई एम श्योर आप सभी ने रिलेट किया होगा। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। जहाँ है स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।